हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ट्रैप। माय नेम इज़ निहारिका वालिया भटनागर और आज हम बात करने वाले हैं हमारी पराक्रम सीरीज के अंदर एक और हिस्से को जोड़ने की। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 को ख़त्म करते हैं विद अ स्पेसिफिक एरिया जो पेपर में पूछा हमेशा जाता है, और आज हम उसको समझेंगे कि उसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है और उसको पढ़ते आए याद कैसे करते हैं। सो आई बी टॉकिंग अबाउट ऑल दोज थिंग्स, सो प्लीज़ इस वीडियो के एंड तक बने रहिएगा। एंड एट द सेम टाइम प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलेगा, राइट। और अगर आप हमारे कोर्सेज को रिव्यू करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऑलरेडी गिवन है, आप जाकर उसको रिव्यू कर सकते हैं। ओके, लेट्स बिगिन विद इट एवरीवन। आज हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग एंड फाइनेंशियल मैनेजमेंट फॉर बैंकर्स के अंदर। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने बेसिक अकाउंटिंग के बारे में पढ़ा, स्कोप के बारे में पढ़ा। अब एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जिसका नाम है अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि अकाउंटिंग, देखिए स्टैंडर्ड क्या होता है। स्टैंडर्ड इज बेसिकली अ लेवल सेट कर देना कि देखिए दिस इज द वे वी वांट थिंग्स टू बी डन, दिस इज हाउ एक स्टैंडर्ड मेंटेन हो गया है। कि फॉर एग्जांपल अगर एरोटैप ने बोल दिया कि वी वुड लाइक टू मेंटेन कि हमारी स्टडीज का करवाने का तरीका ये होना चाहिए, उन्होंने बता दिया कि कुछ ऐसे रूल्स रहेंगे, रेगुलेशंस रहेंगे और किसी भी काम को करने का ये फॉर्मेट रहेगा। तो ये एक तरह से ना स्टैंडर्ड बनते जाते हैं। तो स्टैंडर्ड्स क्या होते जाते हैं? बेसिकली द रूल्स एंड रेगुलेशंस व्हिच आर फॉर्म्ड इन अ सर्टेन वे। यू प्रिपेयर सम फॉर्मेट्स एंड दिस ब्रिंग्स अ रेगुलरिटी एंड सिमिलैरिटी विद इन द एंटायर इंडस्ट्री व्हेन वी टॉक अबाउट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ये तो पूरी की पूरी इंडस्ट्री को ही, या आप मान लीजिए पूरे के पूरे, जैसे उस पर्टिकुलर फील्ड के अंदर, जैसे बैंकिंग हो गया, देन इलेक्ट्रिकल कंपनीज हो गई, इन सब के ना थोड़े से जो फॉर्मेट है वो हमसे डिफरेंट है। नॉर्मल कंपनीज के एक स्पेसिफिक फॉर्मेट है, वो पूरी इंडस्ट्री का जितनी भी कंपनियां बनती है वो सारा सेम फॉलो करती हैं। जितनी भी पार्टनरशिप्स फर्म बनती है उनका एक अलग फॉर्मेट है। ये जो फॉर्मेट या स्टैंडर्ड्स बनते हैं ना, इससे क्या होता है, पूरे कंट्री के अंदर अकाउंटिंग के अंदर एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है कि देखिए ये ऐसे ही चलने चाहिए और ऐसा दिखना चाहिए। इंडिया के अंदर इसको कौन लेकर आया? एवोल्यूशन इन इंडिया। सबसे पहले हम बात करने वाले हैं अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जब बनाए गए थे, वो बनाए गए थे सबसे पहले अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड यानी एएसबी ने बनाए थे। और ये शुरुआत कब से हुई है? ये आपको शुरुआत दिखेगी 21 अप्रैल 1977 से। इनके इसको बनाने वाले हैं आईसीएआई, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया। पहले एएसबी ने ये चीज़ बहुत साल करी है, क्योंकि एएसबी के साथ जुड़कर आईसीआई ने ये काम किया है। उसके बाद ये चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की जो वेबसाइट्स है उनके साथ में शेयर होने लगी, बिकॉज कंपनीज भी तो इसको फॉलो करती है ना, लिस्टेड कंपनीज के ऊपर तो ये लगता ही है। तो उसके बाद क्या हुआ, आईसीआई जो है ये आपकी बनी है एज एन इंडिपेंडेंट बॉडी विच इज फॉर्म्ड अंडर एन एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। एज सच आईसीआई जो है आपको 1949 से इसकी एग्जिस्टेंस देखने को मिल जाती है। बट उन्होंने स्टैंडर्ड्स 1977 में जब हम लोग एएसबी का बोर्ड बनाया था, उसके बाद धीरे धीरे काफ़ी स्टैंडर्ड्स जो हैं वो लॉन्च हुए। एक बार ही में सारे नहीं आए थे, बट हम बहुत सारे स्टैंडर्ड्स इनके फॉर्म हुए। उन स्टैंडर्ड से क्या हुआ, अकाउंटिंग का ना एक तरीका बनकर आया। जब जो आईसीआई था इसने बनाई थी, दे फ्रेम द इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स थ्रू एएसपी। इस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स के बोर्ड के थ्रू इन्होंने स्टैंडर्ड्स को बनाया। साथ ही साथ ये किस चीज के ऊपर बेस्ड है? दीज आर बेस्ड ऑन इंडिया के अंदर जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। इंडिया में अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स जो कहीं ना कहीं एक्सेप्टेड थे, इंडियन जीएएपी, उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक प्रॉपर यूनिफॉर्म तरीका निकाला कि पूरे कंट्री में अकाउंटिंग कुछ इस तरीके से की जाएगी। कुछ समय बाद क्या हुआ, यहाँ पर these are applicable to all Indian entities, and when we talk about Indian entities there are certain things which are exclusively applicable on the listed companies as well. नाउ टॉकिंग अबाउट ऑल दीज, ये इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के साथ में, यानी ये आईएफआरएस के साथ में अलाइंड नहीं थे। इंडिया ने अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड्स को बनाया था, बिकॉज 1977 की अगर हम बात करते हैं, उस टाइम हमारा कंट्री कहीं ना कहीं क्लोज इकॉनमी की तरह काम करता था। तो इंडिया अपने हिसाब से अपने स्टैंडर्ड्स और अपने हिसाब से अपनी चीज़ों को बनाया करता था। उसके बाद क्या हुआ, ओवरऑल 27 इन नंबर बनाए गए थे, ठीक है। एंड देन क्योंकि इनमें से कुछ ऐसे हैं जो डिलीट हो गए थे, वो भी हम समझेंगे कौन से थे। देन द नेक्स्ट पॉइंट केम
क्या हमें एक समय बाद, तो ऑब्वियसली बात है इंडिया पहले क्लोज्ड इकोनॉमी था, तब तक हम स्टैंडर्ड्स अलग वे से मेंटेन करते थे। फिर इंडिया के लिए पूछा गया कहीं ना कहीं, क्या ज़रूरत है हमें कि हम भी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के हिसाब से हम भी वहाँ तक पहुँच जाए, हम भी वो चीज़ वैसे करें। तो वहाँ पर क्या था, नेशनल एडवाइजरी कमेटी को बनाया गया इनकी तरफ से ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड सेट अप ऑन 21 जून 2001। इसे हम लोग कहते हैं नकास, NACAS। देन द पहला फर्स्ट इज ASB, ASB के बाद आया नकास यानी नेशनल एडवाइजरी कमिटी ऑन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। देन इसके बाद नकास को भी रिप्लेस किया गया 2018 में, इसकी जगह आई NFRA, नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, और जिसके रिगार्डिंग NFRA का बेसिक वर्क क्या है, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाती है, ये भी अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को मेंटेन करना, उसमें कुछ चेंजेस करने हैं, उन सब चीज़ों को अब नकास के बाद NFRA ने देखना शुरू कर दिया। जब अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाए गए थे तो देखिए यहाँ पर 2001 के अंदर भी कुछ चेंजेस आए हैं। देन 1993 मैंने आपको कहा था कि बहुत से जो हमारे स्टैंडर्ड्स हैं इनके अंदर हमने कुछ चेंजेस या इनको बनाया गया था, वो अलग अलग समय पर बनाया गया था। एंड साथ साथ इनकी जो रिलीज हुए थे या इनके अंदर चेंजेस हैं वो टाइम टू टाइम किए गए। अब जानते हैं, क्या आपको सारे के सारे जानने बहुत ज़रूरी हैं। देखिए ओवरऑल एक्चुअली ना आपको AS 29 तक दिखेंगे, लेकिन ना इसमें कुछ जो स्टैंडर्ड्स हैं वो रिमूव कर दिए गए थे, यानी AS 6 और उसके बाद में AS 8 भी आपको यहाँ नहीं दिखेगा, तो बाकी सारे इसमें हैं। अब साथ ही साथ आपको क्या पढ़ना है, ये डेट ऑफ मैंडेटरी वाला जो पोर्शन है ना, यू कैन स्किप दिस पार्ट, ये बुक का ही एरिया है। ये चीज आपको मुझे नहीं लगता पेपर में पूछी जाएगी, दिस इज नॉट समथिंग इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट वाला हिस्सा जो है वो है इनके नाम और इनका स्टैंडर्ड का नंबर, ये वाला पार्ट थोड़ा ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये चीज पेपर में पूछी जाती है। अच्छा चलिए एक बार ना अब इसको समझते हैं, ध्यान से देखिए। सबसे पहले आता है AS 1 जिसे कहा जाता है डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग पॉलिसीज। इसमें क्या किया जाता था कि अकाउंटिंग पॉलिसीज जो भी है उनके नाम बताइए, मतलब एक्चुअली ना डिस्क्लोजर और अकाउंटिंग पॉलिसीज बेसिकली कहता है किसी भी तरह का डिस्क्लोजर आपको देना बहुत जरूरी है। देखिए ट्रांसपेरेंसी नहीं है तो कभी भी आपका शेयर होल्डर आप पर विश्वास नहीं रख पाएगा। तो आप कुछ भी फॉलो करते हैं अकाउंटिंग के अंदर, आपको वो बताना जरूर होगा। दैट वॉज अबाउट AS 1। AS 2 पेपर में कई बार पूछा जाता है वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज, यानी इन्वेंट्रीज यानी आपके स्टॉक जो आप बनाकर बेचते हैं ना, ये उसकी वैल्यूएशन के रिगार्डिंग है। AS 3 आपकी बुक में एक अलग फुल फ्लेज्ड चैप्टर भी है। सो दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो पेपर में कहीं ना कहीं बहुत पूछे जाते हैं। इनका इवन मैच द फॉलोइंग बेस्ड क्वेश्चंस भी आए हुए हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ। वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज इज इंपॉर्टेंट, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज इंपॉर्टेंट, एंड जो फर्स्ट है वो भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि लेट्स अंडरस्टैंड दैट फैक्ट, जो फर्स्ट होता है ना वो वैसे ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट होते हैं ना इनके अंदर से क्वेश्चंस बड़ी जल्दी बनकर आते हैं। ज्यादातर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स पर जो क्वेश्चंस बने हुए हैं इनके सीरियल नंबर पर ज्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, एंड स्पेशली पुराने वाले, दीज आर ओल्ड वंस। ठीक है, AS 4 आपका आता है, दिस इज अच्छा AS 3 जो है ये रिवाइज किया गया था कैश फ्लो स्टेटमेंट का। दिस इज समथिंग जो हम आगे ना बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, जब हम कैश फ्लो स्टेटमेंट वाला चैप्टर पर आएंगे ना, तो मैं इसी सीरीज के अंदर उसे कवर भी करूंगी। AS 4 यानी कंटिजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, बैलेंस शीट की डेट के बाद में आने वाले कोई भी चेंजेस का आप क्या करेंगे। अगर तो उस पर्टिकुलर साल को रिलेट करता है तो उस पुराने साल के अंदर ही डालेंगे, और अगर वो उस साल को नहीं रिलेट करता, उसके बारे में कहीं हमने बात नहीं की थी, तो हम नए साल पर लेकर जाएंगे। इसका क्रक्स होता है ये। ठीक है, देन AS 5 कहता है नेट प्रॉफिट और लॉस फॉर द पीरियड, यानी एक इस साल का प्रॉफिट आप निकालेंगे, प्रायर पीरियड, कई बार पिछले साल के भी कोई चेंजेस आपको करने पड़ जाएं तो वो करने चाहिए कि नहीं। देखिए अगर तो कोई भी पुरानी चीज़ आपको मिल जाती है कि देखिए कुछ पिछले कोई चीज़ रह गई थी या कोई गलती हो गई थी और पुराने सालों से रिलेट करती है, अगर आप उसके चेंजेस अभी नहीं करेंगे तो इसका मतलब आप तो गलत चीज़ ही लेकर चले जा रहे हैं। तो अकाउंट्स इस मामले में ना बहुत ज़्यादा रिफ्लेक्सिव है, वो फ्लेक्सिबल है इस मामले में। वो कहता है कि देखिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर आपके पास कोई पुरानी चीज़ मिली जो मेरी आज की बुक्स ऑफ अकाउंट्स को खराब कर सकती है या उसकी जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स है उसको साफ नहीं रहने देगी, इट वोंट बी अ क्लियर वन, इट वुड बी बेसिकली मिसलीडिंग, तो कहते हैं आप चेंजेस कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। अगर आप अकाउंटिंग पॉलिसीज भी बदलते हैं, अगेन पहला यहाँ पर AS 1 क्या कहता है, बदल दीजिए, रीजन बता दीजिए और साथ साथ डिस्क्लोज कर दीजिए
कि आप चीज़ें बदल रहे हैं। देन AS7 कंस्ट्रक्शन कॉन्ट्रैक्ट्स, इसको भी आप पढ़ते हैं मॉड्यूल डी के अंदर, ठीक है, ये आप पढ़ेंगे मॉड्यूल बी के अंदर, और AS7 जो है ये आपको मिल जाएगा मॉड्यूल डी के अंदर। देखिए AS6 नहीं है, AS6 जो था दैट इज नाउ अ पार्ट ऑफ AS10, PPE का पार्ट है, क्योंकि पहले डेप्रिसिएशन था। डेप्रिसिएशन कहते हैं आप अलग से क्यों उसको ट्रीट कर रहे हो, आप एसेट के साथ में रिलेट करके उसे क्यों नहीं कर रहे, विच वॉज एक्चुअली अ वेरी गुड थॉट प्रोसेस, क्योंकि प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट AS10 यानी PPE ये यहाँ पर आता है, ठीक है। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मैं मार्क कर रही हूँ, जो पेपर में कहीं ना कहीं आए भी हुए हैं और हम एक्सपेक्ट भी करते हैं कि इनसे आएगा, ठीक है। ये रहा एक और, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, पीपीई इज सुपर इंपॉर्टेंट। AS6 डिलीट करके AS10 का हिस्सा बन चुका है। देन AS9 इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। AS9 कहता है रेवेन्यू को कब रिकॉग्नाइज करना है। देखिए अगर मैं एक दुकानदार हूँ, मेरी दुकान से के बाहर से कोई निकला और मैं उसको अपना सेल्स नहीं काउंट करूंगी, अगर वो दुकान के अंदर आकर सिर्फ पूछ कर चले गए कि मैम ये सामान कितने का, तो भी वो मेरा रेवेन्यू नहीं काउंट हो रहा। जब तक उन्होंने चीज खरीद के पैसे नहीं दे दिए ना मुझे, तब तक वो मेरा रेवेन्यू नहीं है, राइट। या फिर एटलीस्ट उन्होंने चीज खरीद ली, इनवॉइस क्रिएट हो गया ना, तब जाकर चीज ड्यू होती है। दैट इज अबाउट योर एएस, ठीक है। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स जो है आपको यहाँ पर ऐसे डिफाइन करते हैं। तो AS9 जो है वो कब रेवेन्यू को रिकॉग्नाइज करना है उसकी बात करता है। AS11 आता है आपका फॉरेन एक्सचेंज की जो रेट्स चेंज होते हैं। अब अगर मैंने आपको $400 मान लीजिए कि मैंने आपसे उधार लिए, अब साल की बिगनिंग में ले लिए और इस साल के अंत में भी अभी तक मैंने पैसे नहीं दिए, वो $400 अभी रुपए में कुछ और होंगे, $400 साल के अंत तक शायद कुछ और बन चुके होंगे, बिकॉज लेट्स अंडरस्टैंड फॉरेन एक्सचेंज का तो प्राइसिंग चेंज होता है, उसके अंदर क्या ट्रीटमेंट होना चाहिए, कैसे वैल्यूएशन होनी चाहिए, वो आपका AS11 है। AS12 में वी टॉक अबाउट द गवर्नमेंट ग्रांट्स। गवर्नमेंट ग्रांट्स यानी जो पैसा गवर्नमेंट बैंक्स को, या किसी भी बैंक्स को नहीं, बैंक्स का तो खैर बिल्कुल अलग सिस्टम चलता है, किसी नॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन को अगर वो ग्रांट देती है तो वो ग्रांट को कैसे ट्रीट करे। अगर मैं जो बड़ी बड़ी छोटी किसी भी स्पेसिफिक कंपनी ने कोई चैरिटेबल वर्क करना था, गवर्नमेंट ने आके क्या किया कि उसको लैंड सस्ते में दे दी, तो वो उसकी वैल्यूएशन कैसे करेगा। गवर्नमेंट उनको रेगुलरली पैसे देती है टू सस्टेन, टू कीप ऑन वर्किंग, उन ग्रांट्स को कैसे रिकॉर्ड करना है वो आपको यहाँ मिलेगा। Then AS13 is regarding the accounting for investments. And यहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट कहाँ पर आप शेयर में लगा रहे हैं, किसी और जगह पर पैसा लगा रहे हैं, उसकी वैल्यूएशन कैसे होती है, उसके बारे में बात की जाती है। AS14 is regarding amalgamations. अमेलगमेशन इज अगर दो कंपनियां, तीन कंपनियां, कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गेनाइजेशंस दो अब एक हो जाएंगी, तो उनकी बुक्स ऑफ अकाउंट्स कैसे बनेंगी, उनकी चीज़ें कैसे दिखेंगी, तो वो आपको AS14 में दिखता है। AS15 आया एम्प्लॉय के बेनिफिट्स के लिए, अगेन एन इम्पॉर्टेंट वन, ये पूछा जा सकता है। ये किस चीज़ के रिगार्डिंग है कि आप ना एम्प्लॉयज़ को जो सस्ते दाम पर शेयर देते हैं उनकी ट्रीटमेंट कैसे होती है। AS16 है आपका बोरोविंग कॉस्ट के रिगार्डिंग, यानी जो लोन्स आप लेते हैं उसके रिगार्डिंग प्रोसेसिंग फी जो पे करते हैं, इनकी क्या ट्रीटमेंट रहती है। AS17 है सेगमेंट रिपोर्टिंग, यानी हम बात करते हैं जैसे नदर्न सेक्टर, नदर्न और सदर्न इंडिया के अंदर तो 5 डिफरेंट रीजन्स के हिसाब से काम चलता है, तो हर एक सेगमेंट के हिसाब से काम कैसे चलता है, अगर मल्टीपल प्रोडक्ट लाइंस है उनकी आप रिपोर्टिंग कैसे करते हैं, तो वो AS17 में मिलता है। अगर आप कंपनी के जो डायरेक्टर्स हैं उनको कोई लोन देते हैं, कोई एमडी या वर्किंग पार्टनर कोई मेजर लोन लेता है या कंपनी को देता है, या कंपनी को अपने बिजनेस के थ्रू कोई चीज़ परचेज सेल करवाता है, तो आपको वो सब बताना पड़ेगा। जो भी रिलेटेड पार्टी हैं उनके साथ होने वाली कोई भी ट्रांजैक्शंस होती हैं वो आपको डिस्क्लोज करनी ज़रूरी होती हैं, उसे हम कहते हैं रिलेटेड पार्टी डिस्क्लोजर। ये भी एक इम्पॉर्टेंट आपका है। तो आई एम गिविंग यू द मोस्ट इंपॉर्टेंट वंस जो पेपर में कहीं ना कहीं बहुत पूछे गए हैं, वो मैं आपको बता रही हूँ साथ साथ ही। देन इज AS19, ये हमारी बुक के अंदर एक फुल फ्लेज्ड चैप्टर है लीजिंग के तौर पर, तो हम इसको आगे कवर करेंगे। AS20 है अर्निंग पर शेयर, ये भी हमने आगे पढ़ना ही है। अगर मान लीजिए कि आपके पास में एक शेयर है, ठीक है, किसी कंपनी का, उस शेयर पर आपकी कितनी इनकम हुई है वो निकालना,
अर्निंग पर शेयर कहलाता है। इसकी स्पेसिफिक कैलकुलेशंस होती हैं, इसको हम डिटेल में कवर कर लेते हैं रेशो के चैप्टर के अंदर, रेशो एनालिसिस के चैप्टर के अंदर, मॉड्यूल सी में। अर्निंग पर शेयर इज बेसिकली एक शेयर पर आप कितना कमाते हैं। देन AS21, अगर आपके मल्टीपल वेंचर्स हैं, आपने कई जगहों पर पैसा लगाया हुआ है, उन सबको मिलाकर जब किसी दिन पूछा जाए आप बताइए आपके पास कितने पैसे, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स क्या कहती हैं, उन सबको इकट्ठा करना इज कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगेन इसमें कुछ फॉर्मेट्स गिवन है। देन इज AS22, जिसमें बात की जाती है अकाउंटिंग फॉर टैक्सेस, यानी बात करते हैं टैक्सेस कैसे लगते हैं, उनकी ट्रीटमेंट क्या होती है हमारी बुक्स के अंदर। AS23 जो है ये आपकी ना कुछ एसोसिएट्स, अच्छा एसोसिएट होते हैं जिस कंपनी के अंदर ना आपके पास 20% के आसपास का उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट तो मेजर है ना, तो वो उसके साथ में अपना जोड़कर आप अपनी नई फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में दिखाएंगे कि देखिए मैंने इस कंपनी में पैसा लगाया हुआ था तो उस हिसाब से मेरे पास इतनी इनकम, इतना बनता है। AS24 बात करता है आपका डिसकंटिन्यूइंग ऑपरेशंस की, अगर कंपनी अपना काम खत्म कर रही है तो उसको कैसे ट्रीट करेंगे अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में। AS25 आ जाता है इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग का, यानी साल के बीच में अगर आपको कभी रिपोर्ट करना पड़ जाए कि हमारी अकाउंटिंग के अंदर जैसे डिविडेंड देना है, डिविडेंड देने से पहले आपको बताना पड़ेगा कि आप कहाँ पर स्टैंड करते हैं, कितना प्रॉफिट हो रहा है, कितना लॉस हो रहा है, उसको बताना इज इंटरिम फाइनेंशियल रिपोर्टिंग। देन इज AS26, जहां पर हम बात करते हैं इनटेंजिबल एसेट्स की। इंटेंजिबल एसेट्स यानी वो एसेट्स जिनको आप छू नहीं सकते, उनका क्या ट्रीटमेंट होता है, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट वन। AS26 जैसे कॉपीराइट्स, ट्रेडमार्क्स, गुडविल, उनकी वैल्यूएशन आपको यहाँ देखने को मिलेगी। नेक्स्ट इज अगर आप किसी कंपनी के साथ में मिलकर कंपनी कंपनी जो होते हैं एक सॉर्ट ऑफ पार्टनरशिप, इकट्ठे काम करते हैं, उसको बोलते हैं जॉइंट वेंचर। अमेलगमेशन में दोनों अपनी आइडेंटिटी खो देते हैं, अब वो ए बी बन जाएंगे, ए और बी अब अलग अलग नहीं है, वो ए बी बन जाएंगे। जॉइंट वेंचर में दोनों ने अपना अपना पैसा डाला, दोनों अलग से एग्जिस्ट भी करते हैं लेकिन इकट्ठा काम भी कर रही हैं, दैट्स कॉल्ड अ जॉइंट वेंचर। AS28 कहता है इम्पेयरमेंट ऑफ एसेट्स, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट उसके रेगुलर यूजेज की बात करता है, तो इम्पेयरमेंट कहता है अगर परमानेंट कुछ डैमेज हो गया तो उसका क्या ट्रीटमेंट करेंगे। और लास्ट पेपर में पूछा हुआ है AS29, यानी प्रोविजंस, जब आपको डर लगता है जैसे बैंक्स में बनते हैं ना NPAs के अगेंस्ट प्रोविजंस बनती हैं, कंटिंजेंट लाइबिलिटीज, हो सकता है ये लाइबिलिटी हमें पे करनी पड़ जाए, अगर कोई बैंक के अगेंस्ट कोई केसेस हो जाते हैं तो वो यहाँ पर हम करते होते हैं ना, ये चीज, यही सेम एलिमेंट आपको बैंकिंग की बैलेंस शीट में भी दिखता है। एंड देन इज कंटिंजेंट एसेट्स, ऐसे एसेट्स जो हो सकता है कल को आपके हो सकते हैं, अभी कुछ नहीं हुआ, सब कुछ हो सकता है वाली चीज पे चल रहा है, देने वाले पैसे, लेने वाले पैसे, और हो सकता है लॉसेस हो जाए इसलिए पैसे संभाल के भी रख लिए। दैट इज अबाउट AS29। इनके बाद क्या हुआ, जरूरत लगी इंडिया को कि देखिए अब तो हमने अपने हिसाब से काम कर लिया, दैट इज गुड इवन, बट देन वी नीड टू ओपन आवर आइज। प्रॉब्लम का है अब हमें मार्केट के हिसाब से अपने आप को चेंज करना है, अब हमको इंटरनेशनल लेवल से मैच करना है। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने 41 स्टैंडर्ड्स बनाए, दे नोटिफाइड, बट 2 वर विदड्रॉन लेटर, तो हम क्या कह सकते हैं 39 स्टैंडर्ड्स बने। ICAI की वर्किंग कैसे चली, ICAI NFRA के साथ में मिलकर क्या बनाता है, ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बनाएंगे जिन्हें इन्होंने कहा इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स यानी इंड AS, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग बने, ये बने हमारी इंटरनेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग। और साथ साथ इसमें क्या हुआ, ये बनाए ICAI ने थे लेकिन इसको रिलीज करने वाली मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स है। पिछले बोलते हैं कि बनाए ही ICAI थे, लेकिन यहाँ पर ना बोला जाता है कि दीज आर रिलीज्ड बाय और दे आर बेसिकली टेकन केयर बाय मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स। ठीक है, तो रेकमेंड्स द स्टैंडर्ड्स, ये मिनिस्ट्री को भेजती है NFRA और उसके बाद नोटिफाई वो करती है स्टैंडर्ड्स को, तो एक तरह से उसका सैंक्शनिंग और बाकी सब की जो स्टैंडर्डाइजेशन का एक्सेप्टेंस है वो MOC है यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स करती है। इसके साथ में हमारी NFRA के बारे में जानते थोड़ा सा। NFRA यानी नेशनल फाइनेंशियल रिपोर्टिंग अथॉरिटी, ये बनी थी 2018 के अंदर। इसने क्या किया, इसने ASB का जो और नकास का काम था वो इसने शुरू किया।
कैसे? इन्होंने रेकमेंड किया अकाउंटिंग और ऑडिटिंग की पॉलिसीज और स्टैंडर्ड्स, ये बनाते थे और उसके बाद सरकार को भेजते थे अप्रूवल के लिए। मॉनिटर भी करते हैं और इन्फोर्स भी करते हैं, जहां पर देखिए स्टैंडर्ड्स बनाए थे ताकि ना चीज की क्वालिटी खराब ना हो, चाहे वो अकाउंटिंग की बात की जाए या ऑडिटिंग की बात की जाए। तो इनका काम था क्वालिटी ऑफ सर्विस ऑफ प्रोफेशंस कहीं ना कहीं खराब ना हो जाए, दैट शुड बी मेंटेन्ड एंड एसोसिएटेड विद द अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग। ये पर्टिकुलर क्वालिटी खराब नहीं होनी चाहिए, इसीलिए एनएफआरए आगे आया। बेस्ड अपॉन दिस ये हैं हमारे डिफरेंट डिफरेंट इंड एएस। इंड एएस इज समथिंग जो आपके पेपर के अंदर ना ज़्यादा पूछे नहीं गए हैं। पेपर में ज़्यादातर आपका जो पुराने एएस हैं वो ज़्यादा पूछे गए हैं। सो व्हाट आई कैन डू इज़, ये आपके पास पूरी लिस्ट है, आपके पास जब समय लगे इनको पढ़िएगा ज़रूर, ठीक है। इनमें जो इम्पॉर्टेंट है वो मैं ज़रूर बता देती हूँ। जैसे सबसे पहला आता है, इनके अंदर सबसे पहला पार्ट इज योर प्रेजेंटेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, सेम वो वाला, क्योंकि कुछ स्टैंडर्ड्स तो सेम चलने ही हैं। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की प्रेजेंटेशन जो यहाँ पर है उसका तरीका क्या होगा, वो AS1 है। AS2 वहाँ भी इन्वेंट्री था, AS2 यहाँ भी इन्वेंट्री है, लेकिन वहाँ पर हमने 3 पे किया था कैश फ्लोज को, ये मुझे याद है क्योंकि मैंने डिसाइड किया था कि ये जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है वो मुझे टिप्स पर होने चाहिए। अगेन ये आपका तरीका होगा कि आप कैसे याद करते हैं। तो सीक्वेंस वाइज जाना चाहते हो तो गो हेड। मुझे लगता था कि सीक्वेंस वाइज चीज़ें मुझे मिक्स कर देंगी, दैट्स वाई हम थोड़े से रेसिज्म पर उतर आए। क्या किया कि मुझे ये पर्टिकुलर स्टैंडर्ड ज़्यादा अच्छा लगता है, इसका नाम ज़्यादा अच्छा है या इसको याद करना आसान है, तो उस स्टैंडर्ड को पहले याद किया। और बचे हुए हम एटलीस्ट अगर पेपर में मैच द फॉलोइंग में आ जाए तो वो बचे हुए पे हम लोग रिस्क पे खेल सकते हैं। अगेन दैट इज योर वे कि आप उसे कैसे चूज करते हैं। देन इंड AS7 आपका किससे लिंक्ड हो गया, वो आपका स्टेटमेंट ऑफ कैश फ्लो से लिंक्ड हो गया। ये कुछ एक इंपॉर्टेंट स्टैंडर्ड्स हैं जो आपको पता होने चाहिए। अर्निंग पर शेयर इसमें भी है, लेकिन इसमें इंड AS नंबर आपका 33 है। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स वाला पॉइंट, अच्छा ये रहा। एक ये है इंपॉर्टेंट इंड AS16, जहां पर हम बात करते हैं आपका प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट की। कुछ जगहों पर, अभी तो यहाँ नहीं लेकिन आगे चलकर आप कहीं ना कहीं इसके बारे में भी पढ़ेंगे। बिजनेस कॉम्बिनेशन, दैट इज योर इंडियन इंडियन इंडियस 103, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। देन इसके बाद आपके पास आ जाता है, बाकी सारे तो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा याद करने पॉसिबल नहीं हो पाएंगे, आई नो। तो एक इंड AS आपका प्रोविजन, हम पीछे पढ़कर आए ना, प्रोविजंस के रिगार्डिंग कंटिजेंट लाइबिलिटीज एंड कंटिजेंट एसेट्स का, वो आपका इंड AS 37 है। देन इज योर इंड AS 38 इंटेंजिबल एसेट्स के रिगार्डिंग। सो देयर आर फ्यू थिंग्स, अगर कोशिश करें तो याद जरूर कीजिएगा, बिकॉज दिस इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। इंड AS 101 भी आपको पता होना चाहिए, क्योंकि ये किसके रिगार्डिंग था, जब फर्स्ट टाइम अडॉप्ट किए थे, बेसिकली उन्होंने जब बनाने शुरू किए थे तो वो 101 के नंबर से शुरू किया था, बाद में इन्होंने ये आने वाले स्टैंडर्ड्स बनाए। तो आप देख सकते हैं पहले ये 116 तक गए और उसके बाद में इन्होंने इसको चेंज करके फिर ये वाले नंबर्स पर लाए, ठीक है। और एक इंड AS 116 आपका लीज के ऊपर है, क्योंकि लीज का भी हमारी बुक में एक चैप्टर है स्पेसिफिक, तो ये याद कर लीजिएगा। सो दैट्स अबाउट ऑल ऑफ दोज पर्टिकुलर इंड AS एंड AS। आपके पास पूरी लिस्ट है, तो आपको याद करने में और चीज़ें पढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। पेपर में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं चलिए वो भी देखते हैं। जैसे सबसे पहला क्वेश्चन, इसमें आंसर अवेलेबल है, तो सबसे पहला पार्ट इज योर AS2। अब जैसे AS2 की बात की जाए, AS2 किसके रिगार्डिंग है देखिए, ठीक है। AS2 किससे रिगार्डिंग है, AS2 इज एक्चुअली अबाउट द फैक्ट ऑफ आपका वैल्यूएशन ऑफ इन्वेंट्रीज है, कैश फ्लो स्टेटमेंट है, या फिर कंटिजेंट्स आफ्टर बैलेंस शीट है, या फिर इट इज अबाउट द स्पेसिफिक एरिया ऑफ, इट इज अबाउट द स्पेसिफिक एरिया ऑफ नेट प्रॉफिट एंड लॉस फॉर द पीरियड। किसके रिगार्डिंग है, अभी हमने वैसे देख ही लिया था तो उसको डिस्कस ही कर लेते हैं। ये इन्वेंट्री की वैल्यूएशन के रिगार्डिंग है, ठीक है। अगर AS लिखा हो तो ये अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, और अगर इंड AS लिखा हो तो वो इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देन इज योर अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 10, ये किसके रिगार्डिंग है, ये कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड करता है, कंटिजेंट्स एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट से रिलेट करता है। एन एंटरप्राइज इवैल्यूएट्स अंडर दिस रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ऑल इट्स कॉस्ट ऑन प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट एट द टाइम दे अकर्ड, या डिस्क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पॉलिसीज।
AS10 हम पढ़कर आए थे ना, मैंने आपको बताया था डेप्रिसिएशन इसमें इंक्लूड कर दिया गया है, यानी ये PPE प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट से रिलेट करता है। किससे? प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। तो इसका क्या आंसर हुआ? एन एंटरप्राइज इवैल्यूएट्स अंडर द रिकॉग्निशन प्रिंसिपल ऑफ ऑल कॉस्ट ऑफ प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। याद करने का तरीका आपको खुद निकालना होगा, हमेशा बेहतर रहता है, आई कैन ऑलवेज गाइड यू, लेकिन जब आप अपना तरीका निकालते हैं ना, नॉर्मली वो आपके अपने कंफर्ट के हिसाब से होता है, तो आप उसको ज़रूर बनाइएगा। नेवर जस्ट डिपेंड अपॉन द स्पून फीडिंग। कहीं ना कहीं वो बहुत हेल्पफुल हो जाती है, क्योंकि रास्ता बनाना आ जाता है बट अल्टीमेटली खाना तो खुद ही है ना। सो इट्स ऑलवेज बेटर दैट यू लर्न दैट पार्ट। The accounting process in which a systematic recording of a business transaction is done is, कल की सीरीज का एक क्वेश्चन, स्टीवॉर्डशिप अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग। एक ऐसा अकाउंटिंग सिस्टम जो सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग करता है। जस्ट अ काइंड ऑफ रिविजन, ठीक है? क्या होगा इसका? सिस्टमैटिक रिकॉर्डिंग तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर होती है ना? चलिए, एंड here comes the next part। अच्छा, इसमें देखिए क्या आंसर। द अकाउंटिंग स्टैंडर्ड रिलेटिंग टू द कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट इज। अच्छा, इसका आंसर डिफरेंट दिखा हुआ है। कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स जो बैलेंस शीट के बाद में आता है, ये वाला कौन सा है? इसका मैं ना ठीक भी कर देती हूँ। कंटिंजेंसीज एंड इवेंट्स अकरिंग आफ्टर द बैलेंस शीट डेट, इसका कौन सा एएस है? अब देखिए जरा, पहले एएस के नाम आप पढ़ेंगे तो आपको याद होना शुरू हो जाता है ना। दैट इज वाई अगर आपने कुछ अपने फेवरेट्स याद किए हुए हैं तो आप उनको रूल आउट कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं रूल आउट कर सकती हूँ AS1 को, क्योंकि मुझे AS1 और AS3 अच्छे लगते थे, बचपन में अच्छे लगते थे जब हमने ये पढ़े थे। दैट इज वाई आई रियली लर्न देम दैट वे, कि अच्छा AS1 तो मेरे को पता है, AS1 जो है वो आपका डिस्क्लोजर के रिगार्डिंग है, और AS3 जो है वो किससे डेट कर जाएगा? कैश फ्लो स्टेटमेंट से। सो अगेन, अगर आप क्वेश्चन पेपर के अंदर बिल्कुल सही नहीं होंगे तो आप बिल्कुल गलत भी नहीं हो पाएंगे, तो मोर और लेस ना 50-50% वाली चीज़ पर आप कहीं ना कहीं अपने आप को बेटर ले पाएंगे। एलिमिनेट करना आसान हो जाता है अगर आपने कुछ भी चीज़ पढ़ी हुई है। सो AS1 इज आउट ऑफ द पिक्चर, AS3 इज ऑल्सो आउट ऑफ द पिक्चर। अब अगर किसी को मान लीजिए AS4 और AS26 दोनों ही नहीं पता, तो आप क्या करेंगे? AS26 पे मैंने आपको मार्क करवाया था, इंपॉर्टेंट है, दैट इज अबाउट इंटेंजिबल एसेट्स। तो अब ये भी रूल आउट हो गया। ठीक है, अगर मुझे नहीं भी याद कि AS4 कौन सा है, मैंने उसको क्या किया? मैंने AS4 को उसके बचे हुए स्टैंडर्ड्स में से निकाल लिया। सो देन यहाँ पर क्या हुआ? AS26 इंटेंजिबल एसेट्स था, द आंसर इज AS4। डन। इस तरीके से आपको ना पढ़ने में हमेशा आसानी रहेगी, प्रोवाइडेड आप ना जब इन चीज़ों को पढ़ते हैं, यू आर ऑलवेज लुकिंग एट दीज थिंग्स। एक तरह से बैलेंसिंग फिगर जो आप निकाल सकते हैं, ये हमेशा आपको हेल्प करता है। ठीक है, सो जब भी आप इन चीज़ों को पढ़ते हैं, प्लीज़ मेक श्योर कि आप ना एक वाइडन्ड वे से इस चीज़ को पढ़ें। कभी भी एक पर्टिकुलर जगह पर रुक कर उसी तरीके से ना करें, बिकॉज उससे क्या होता है कि ये स्टैंडर्ड्स और वो सब ना इजीली समझ सकते हैं, लेकिन हम नहीं समझ पाते फिर। चलिए, सो बिफोर आई एंड द पर्टिकुलर सेशन फर्दर, हमारे पास में आप रिव्यू कर सकते हैं। यू कैन वी हैव अ स्पेसिफिक एरिया जहाँ पर हमारे पास आ जाता है हमारा मास्टर कोर्स। आप मास्टर कोर्स को जाकर रिव्यू कर सकते हैं, उसमें लाइव क्लासेस हैं, कॉन्सेप्ट क्लासेस हैं, शॉर्ट नोट्स है, इवन टेस्ट सीरीज है। तो आप जाकर अपने लिए IEFS, AFM, PPB प्लस RBWM ये चारों इकट्ठे प्रिपेयर कर सकते हैं हमारे मास्टर कोर्स के थ्रू। एक ही व्हेन वी टॉक अबाउट एक ही कोर्स के अंदर आपको ये सारे मिल रहे हैं, प्लस आपको बेनिफिट क्या आ जाता है? कंसेप्ट की क्लासेस आपको आराम से मिल जाती हैं, और शॉर्ट नोट्स मिलते हैं, क्योंकि समय नहीं हो पाता उतना ज़्यादा कि इतना सब कुछ एक बारी में आप खुद से पढ़ सके। बिकॉज अगेन मुश्किल क्या आती है कि वर्क के साथ में इतना सब कुछ बैलेंस करना मुश्किल होता है, एंड वी अंडरस्टैंड दैट पार्ट, क्योंकि हम जब चीज़ें पढ़ते हैं तो समय तो लगता ही है ना। तो शॉर्ट नोट्स आपके पास अवेलेबल होते हैं, और पेपर की प्रिपरेशन के लिए सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपको पेपर का समझना है कि पेपर होता कैसा है ये वाला। तो उसके लिए आपके पास एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट क्या आ जाता है? दैट इज योर test series. So it's always very very important that you go through those specific areas as well.
सो दैट्स इट फॉर द डे एवरीवन। अगर आप हमारे किसी भी तरह के कोर्सेज को लेने का रिव्यू करना चाहते हैं तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में जाकर सबसे पहले ना आप हमारे कोर्सेज को देख सकते हैं। अदरवाइज ये हमारी इन्फॉर्मेशन है, आप इस फ़ोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं, hello@edutop.co.in पर आप क्या कर सकते हैं, यू कैन ड्रॉप अ मेल, और साथ ही साथ www.edutap.co.in पर जाकर आप विजिट कर सकते हैं। सो प्लीज़ जस्ट चेक इट आउट। आई होप ये वाला पार्ट आपको विजिबल है। चलिए, this is all the details regarding the examination. Thank you so much for being there everyone and have a nice day. And this is the end of the session. मैं आपको मिलती हूँ अगले सेशन में। Please keep on sharing these sessions and don't forget to like it. And अभी तक अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो please go ahead and do the same as early as possible. चलिए, thank you so much and bye bye.